बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर फवाद ताहिर कैकाउस। वेलकम टू अस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ऑनलाइन क्लासेस। आज स्टूडेंट्स हम लेक्चर 19 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने अपने अधूरे आर्टिकल ओहम्स लॉ को कंप्लीट करना है और इसके बारे में देखना है कि और क्या क्या नई चीज़ें इसमें शामिल हैं। तो आज के लेक्चर कंटेंट्स में हमारे पास ओहम्स लॉ को अंडरस्टैंड करना है कंप्लीट, इसको हम आज करेंगे। इसके बाद सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन जो रजिस्टर्स के हैं, बड़े इंपॉर्टेंट एक शॉर्ट क्वेश्चन है, टेक्निकल पॉइंट्स हैं, एमसीक्यूज़ हैं, वो पढ़ेंगे। और लास्ट में हम रेजिस्टिविटी और इसकी टेम्परेचर डिपेंडेंस को भी देखेंगे, ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने ओहम्स लॉ को स्टार्ट दे दिया था। ओहम्स लॉ में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जब भी करंट एक मेटालिक वायर में से या कंडक्टिंग मटेरियल में से फ़्लो करता है, उसके एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है, जिसकी वजह से आई प्रोपोर्शनल टू कैपिटल वी हमने एक इक्वेशन डेवलप की थी। और उस इक्वेशन के अंदर हम लोगों ने ये देखा था कि करंट पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे हम इसको बढ़ाएंगे, इनकी वैल्यूज़ को अंदर चेंजिंग आती जाएंगी और एक लॉ डेवलप हो गया था कि करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड प्रोवाइडेड फिजिकल स्टेट, यानी कि टेम्परेचर ऑफ द रजिस्टर या कंडक्टर रिमेंस सेम। तो फिर हमने ये इक्वेशन डेवलप की थी और कांस्टेंट देखा था, हमारे पास जी आया था, जिसको हम लोगों ने कंडक्टेंस कहा था। कंडक्टेंस बेटा कंडक्टर की प्रॉपर्टी है और इसको डिफ़ाइन किया था कि ये बताता है हमें हाउ ईज़िली करंट इज़ एबल टू फ्लो थ्रू द कंडक्टर। और मैथमेटिकली स्टूडेंट्स इसको हम कहते हैं इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस, यानी कि G इक्वल्स टू 1/R। कंडक्टेंस का यूनिट हम लोगों ने देख लिया था कि पर ओहम है। इसको साइमंस भी कहते हैं, इसको MHO मो भी कहा जाता है। और जब इसकी वैल्यूज़ को इंसर्ट किया था, एक इक्वेशन डेवलप हो गई थी V इक्वल्स टू IR, इसको हम लोगों ने ओहम्स लॉ की इक्वेशन कहा था। यहाँ पर R हमारे पास रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। जिस तरह से बेटा कंडक्टेंस था वो हमें बता रहा था कि किस तरह इजी से करंट किसी कंडक्टर में से फ़्लो हो सकता है, बिल्कुल वैसे ही रेजिस्टेंस चूँकि कंडक्टेंस का रेसिप्रोकल है, तो ये हमें बताएगा कि कितनी ऑपोजिशन, कितनी रुकावट कंडक्टर देता है फ़्लो ऑफ चार्जेस को। तो इसी बेस पर हम लोगों ने इसकी छोटी सी तारीफ़ लिखी थी कि इट इज़ द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ चार्जेस। बेटा कंडक्टर क्या ऑपोजिशन ऑफ़र कर सकता है, आपके ख्याल में क्या हो सकता है? कंडक्टर के अंदर हमारे पास लैटिस एटम्स मौजूद हैं जो हर वक्त वाइब्रेट कर रहे हैं और फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि ड्यूरिंग मोशन इन लैटिस एटम्स के साथ कोलाइड करते हैं। बेटा जी, ये जो कुलियन होती है फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स की लैटिस एटम्स के साथ, बेसिकली फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स काइनेटिक एनर्जी लेते हैं, वो जाके जब स्ट्राइक करते हैं तो लैटिस एटम्स के साथ अपनी एनर्जी शेयर करते हैं, अपनी काइनेटिक एनर्जी लैटिस एटम्स को दे देते हैं, उनकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की रिड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से उनका फ़्लो भी कम हो जाता है और फ़्लो भी हम कह सकते हैं कि इफ़ेक्ट होता है। तो ये बेसिकली रेजिस्टेंस एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी है कि वो हमें बताता है जो कि अराइज़ होती है ड्यू टू द कोलिजन बिटवीन द फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स एंड लैटिस एटम्स। रेजिस्टेंस बेसिकली कोलिजन का नाम है एटम्स और फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स की, लेकिन इसको फिज़िकली हम फिर कह देते हैं कि ये ऑपोजिशन है जो कि कंडक्टर ऑफर कर रहा है। लिहाजा हम इसका यूनिट देखते हैं बेटा, तो इसका यूनिट हमारे पास है ओहम। ओहम इटसेल्फ एक इम्पोर्टेंट यूनिट है और इम्पोर्टेंट डेफिनेशन भी है जो कि आपको आनी चाहिए, पेपर में टेस्ट की जा सकती है। बेटा ओहम क्या है? कंडक्टर की रेजिस्टेंस 1 ओहम होगी अगर उसमें से 1 एम्पेयर का करंट फ्लो करे और वो 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस वहाँ पर क्रिएट कर दे। तो यानी कि अ कंडक्टर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओहम इफ़ अ करंट ऑफ 1 एम्पेयर फ्लोइंग थ्रू इट हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। तो ये बेटा ओहम की डेफिनेशन है। अब हम आज मज़ीद पढ़ने लगे हैं कि रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। बेटा रेजिस्टेंस इन फॉलोइंग फैक्टर्स पर डिपेंड करती है।
नंबर 1, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टेंस लेंथ के ऊपर डिपेंड करती है और इसकी डिपेंडेंस इसके साथ डायरेक्टली है। लेंथ ज़्यादा होगी वायर की तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगी, और अगर कम होगी तो रेजिस्टेंस भी कम होगी, यानी कि रेजिस्टेंस और लेंथ के दरमियान हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। दूसरा फैक्टर है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। बेटा जो मेटेलिक वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसके साथ इसका इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, यानी कि आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया के। एरिया क्रॉस सेक्शनल अगर ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर कम होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी। इसी तरह रेजिस्टेंस डिपेंड करता है जी टम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर पे, यानी कि टम्परेचर अगर आप कंडक्टर का बढ़ाएंगे तो क्या होगा, लैटिस एटम्स की वाइब्रेशंस इंक्रीज़ हो जाएंगी और इलेक्ट्रॉन्स की कुलियन लैटिस एटम्स के साथ बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से ऑपोजिशन ज़्यादा से ज़्यादा होती जाएगी और इसी का नाम रेजिस्टेंस है। इसका मतलब है कि टम्परेचर के साथ भी रेजिस्टेंस डायरेक्ट रिलेशन में है। हम लिख सकते हैं आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टम्परेचर। नेक्स्ट जी मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर। रेजिस्टेंस मटेरियल पर भी डिपेंड करता है ऑब्वियसली, क्योंकि हमारे पास मटेरियल अगर सिल्वर है, कॉपर है, एलुमिनियम है, गोल्ड है, तो हमारे पास हर एक मटेरियल की रेजिस्टेंस अलग अलग होगी। सो दीज आर द फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस डिपेंड्स। इम्पोर्टेंट हमारे पास ये शॉर्ट क्वेश्चन है और इसके ऊपर MCQs भी बनते हैं। स्टूडेंट्स एक चीज़ ज़रा इसमें नोट कीजिएगा, हर एक के अंदर एक वर्ड लिखा हुआ है और वो वर्ड है कंडक्टर। तो याद रखिएगा ये तमाम चीज़ें जो मैंने यहाँ पर फैक्टर्स पैरामीटर्स लिखे हैं ये कंडक्टर के साथ इनका ताल्लुक़ है। इट मीन्स रेजिस्टेंस इज़ द करैक्टरिस्टिक ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टेंस इज़ द resistance is that property which depends on the following parameters। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लेंथ है तो कंडक्टर की है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है तो कंडक्टर का है, मटेरियल है तो कंडक्टर का है, टेम्परेचर है तो कंडक्टर का है। इट मीन्स कि जितने भी पैरामीटर्स हैं वो कंडक्टर्स के हैं। इस आर का ताल्लुक आई के साथ नहीं है, वी के साथ नहीं है, किसी और पैरामीटर के साथ नहीं है, सिर्फ उन तमाम चीज़ों के साथ है जिनका ताल्लुक कंडक्टर के साथ होता है। तो ये बेटा एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको जहन में रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं जी हम अब ओहम्स लॉ के अंदर कुछ ओहमिक और नॉन ओहमिक डिवाइसेस आती हैं बेटा। ओहमिक डिवाइसेस नॉन ओहमिक नाम से ही जाहिर हैं। ऐसी डिवाइसेस जो ओहम्स लॉ को फॉलो करती हैं, ओबे करती हैं, वो ओहमिक होती हैं, और वो जो ओबे नहीं करती वो नॉन ओहमिक होती हैं। तो पहला पॉइंट हम लिखते हैं जी कि डिवाइसेस ओबे ओहम्स लॉ आर सेड टू बी ओहमिक एंड डिवाइसेस डू नॉट ओबे ओहम्स लॉ आर सेड टू बी नॉन ओहमिक। नेक्स्ट बेटा के रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल शुड रिमेन सेम। याद रखिएगा अगर ओहम्स लॉ है तो ओहम्स लॉ के अंदर हमारे पास फाइनली इक्वेशन में आर रेजिस्टेंस आती है जो कि कांस्टेंट होनी चाहिए। अगर तो मटेरियल की रेजिस्टेंस कांस्टेंट है तो वो मटेरियल नॉन ओहमिक कहलाएगा, और अगर वो उसकी रेजिस्टेंस सेम नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, यानी कि टेम्परेचर के साथ साथ वो चेंज हो जाती है, तो फिर वो ओहमिक नहीं कहलाएगी, वो नॉन ओहमिक कहलाएगी। अगर आप बेटा VI ग्राफ, वोल्टेज करंट ग्राफ ओहमिक मटेरियल्स का बनाएं तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन आता है क्योंकि रेजिस्टेंस उसकी कांस्टेंट है, और नॉन ओहमिक का स्ट्रेट लाइन नहीं आता क्योंकि रेजिस्टेंस उसकी कांस्टेंट नहीं रहती। ये बेटा मैंने एक और पॉइंट इसमें ऐड किया है जिसका मैं आपको कुछ ही देर में बताता हूँ। अभी आप इसके बारे में नहीं जानते लेकिन एक पॉइंट मैंने डाल दिया है। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इज़ ज़ीरो, यानी कि अल्फ़ा। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन को हम अल्फ़ा कहते हैं। इसको आप टेम्परेचर कोएफिशिएंट भी कह सकते हैं। तो ये हमने आर्टिकल अभी पढ़ना है, ये जब हम पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये ज़ीरो क्यों है, मैं वहाँ पर भी बताऊँगा। जबकि नॉन ओहमिक में कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ज़ीरो नहीं होता, ये हम देखेंगे डिटेल में। एग्जांपल्स बेटा ओहमिक मटेरियल की हमारे पास कार्बन रेजिस्टर्स हैं, शंट रेजिस्टेंस जिसको यूरिका वायर कहते हैं, और मैग्नेन वायर।
ये हम एक आर्टिकल पढ़ेंगे पोटेंशियोमीटर, उसकी कंस्ट्रक्शन में वायर यूज़ होती है मैग्नेट, तो वो वायर है। और नॉन ओमिक मटेरियल्स की एग्जांपल्स हैं बेटा टंगस्टन फिलामेंट और सेमीकंडक्टर डायोड्स। फिलामेंट, ये जो बल्ब्स के अंदर आप लोगों को एक वायर नज़र आती है फिलामेंट की, उसको बोलते हैं। और सेमीकंडक्टर डायोड्स, ये हमारे पास पीएन जंक्शंस होते हैं। चैप्टर नंबर 18 में डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपके साथ ओमिक और नॉन ओमिक सब्सटेंसेस को डिटेल में डिस्कस किया है। नेक्स्ट है जी हमारे पास कि वी आई ग्राफ का अगर आप स्लोप निकालें बेटा तो वो आपको कंडक्टेंस देगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और एमसीक्यू भी है। स्लोप बेटा हमारे पास होता है tan थीटा, और अगर tan थीटा निकालें तो वो परपेंडिकुलर ओवर बेस है। और अगर आप बेटा इन ग्राफ को देखिए ज़रा, इस ग्राफ में अगर बेटा मैं स्लोप फाइंड करता हूँ तो स्लोप के लिए मैं फाइंड करूँगा tan थीटा। tan थीटा हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस है, यानी कि v ओवर आई है, और v ओवर आई हमारे पास g होता है। तो बेटा जी ये स्लोप हमें कंडक्टेंस के बारे में बताती है। तो अगर आप ग्राफ देखें ओमिक मटेरियल का तो वो हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, जो कि मैं आपको पहले ही आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। और नॉन ओमिक में हमारे पास एक तो फिलामेंट का ग्राफ होगा। आप देख रहे हैं फिलामेंट का ग्राफ हमारे पास स्टार्टिंग में कुछ देर के लिए स्ट्रेट है, और उसके बाद वो स्ट्रेट नहीं रहा, वो कर्व होना शुरू हो गया। बिकॉज नॉन ओमिक मटेरियल है, इसकी रेजिस्टेंस सेम नहीं रहती, बदलती रहती है टेम्परेचर के साथ साथ। इनिशियली फिलामेंट का टेम्परेचर ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है, लेकिन आफ्टर फ्यू सेकंड्स उसका टेम्परेचर चेंज होने लगता है और वो उसकी रेजिस्टेंस चेंज हो जाती है, इसलिए ग्राफ स्ट्रेट लाइन का नहीं रहता। और साथ ही बेटा मैंने सेमी कंडक्टर का ग्राफ भी आपको दिखा दिया है। आप देख रहे हैं इसका ग्राफ पॉजिटिवली भी जा रहा है, नेगेटिवली भी जा रहा है। ये क्यों जा रहा है ये हम देखेंगे चैप्टर नंबर 18 में। बिकॉज़ हमारे पास ये जो सेमी कंडक्टर्स होते हैं वो फॉरवर्ड भी होते हैं, रिवर्स भी होते हैं। तो ये वाला ग्राफ जो है बेटा वो फॉरवर्ड का है, ये वाला ग्राफ जो है वो रिवर्स का है। कैसे बना, ये चैप्टर नंबर 18 में आप लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो फ़िलहाल ये एग्जांपल्स और उनके ग्राफ आप लोगों ने यहाँ पर शेयर करने हैं। तो ये हमारे पास एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी ओमिक और नॉन ओमिक सब्सटेंसेस का, जिसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयार करना है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इसमें की पॉइंट्स हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास ओहम्स लॉ के आर्टिकल के अंदर ही लिखा है, कम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टर्स के नाम से। ये दो तरह के बेटा कम्बिनेशंस हैं, एक सीरीज़ कम्बिनेशन है और एक पैरेलल कम्बिनेशन है। इनको कंपैरेटिवली मैं आपको पढ़ाता हूँ, मैंने इसके पॉइंट्स डिटेल्ड आपके साथ शेयर किए हैं। होपफुली आपको ये समझ आ जाएगा और बेहतरीन समझ आएगा। बेटा सीरीज़ कम्बिनेशन क्या होता है, अगर तमाम रेजिस्टेंसेज आप ज्वाइन करें एंड टू एंड। अब एंड टू एंड क्या होता है जी, एंड टू एंड होता है ये, एक हर रेजिस्टेंस के साथ आप दूसरी रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते जाएं। जिस तरह से आप एक वायर के साथ दूसरी वायर को कनेक्शन देते हैं, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये आपके पास रेजिस्टेंसेस एंड टू एंड कनेक्ट हुई हैं। और पैरेलल में क्या है, पैरेलल में बेटा जितनी भी आपकी रेजिस्टेंसेस हैं वो साइड बाय साइड कनेक्ट होती हैं। साइड बाय साइड बेटा इस तरह से कनेक्ट होती हैं, यानी कि सारी की सारी एक दूसरे के पैरेलल लगी होती हैं। साइड बाय साइड का मतलब कि हर एक रेजिस्टेंस की एक साइड पॉजिटिव से अटैच होगी और दूसरी साइड सभी की नेगेटिव से अटैच होगी। अब बेटा यहाँ से आप उसको क्या बता सकते हैं, सीरीज़ के अंदर पहले हम बात करते हैं कि अगर तमाम रेजिस्टेंसेस एंड टू एंड कनेक्टेड हैं तो इसका मतलब है कि हर एक के अंदर अगर आप देखें करंट के फ्लो होने का पाथ एक जैसा ही है। यानी कि इफ़ देर इज़ ओनली वन पाथ फॉर द फ्लो ऑफ करंट थ्रू ऑल द रेजिस्टेंसेस देन इट इज़ सेड टू बी इन सीरीज़। और याद रखिएगा बेटा यहाँ पर हमारे पास जब करंट फ्लो कर रहा है तो हर रेजिस्टेंस में से गुजरने के बाद उसकी वैल्यू पहले से कम हो जानी है। मैं यहाँ पर वैल्यू की मुनासबत से बात नहीं कर रहा, मैंने बड़ा क्लियरली आपको बता दिया है, ध्यान से सुनिए। अगर तमाम रेजिस्टेंसेस में से करंट एक ही डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा है, इफ़ देर इज़ ओनली वन पाथ फॉर द फ्लो ऑफ करंट, मैं डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, तो फिर हम यूँ कहते हैं कि करंट सेम है। ठीक है।
सो वी से डैट करंट इज़ कांस्टेंट। स्टूडेंट्स यहाँ से एम्बिगिटी का शिकार होंगे, वो कांस्टेंट का मतलब ले लेंगे वैल्यू, जबकि वैल्यू हरगिज़ सेम नहीं होगी। हाँ, सिर्फ एक सूरत में करंट की वैल्यू सब में से सेम हो सकती है कि अगर आर की वैल्यू सेम हो जाए, लेकिन वो एक बहुत स्पेशल केस है, रेयर केस है। लेकिन यूजुअली हर रेजिस्टेंस में से करंट गुजरने के बाद कम हो जाना है। लिहाजा वो करंट की वैल्यू न्यूमेरिकली मैं बात नहीं कर रहा, मैं इसकी डायरेक्शन की पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। और अगर आप बेटा पैरेलल में देखें, पैरेलल में आप देख रहे हैं कि जब इस पॉइंट पे करंट पहुंचेगा तो यहाँ पहुंचने के बाद करंट 3 हिस्सों में बट जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि करंट के फ्लो का एक रास्ता नहीं है, करंट के फ्लो के मल्टीपल रास्ते हैं। लेकिन एक चीज़ है कि पोटेंशियल सबका सेम होगा। करंट इज डिवाइडेड अमंग ऑल द रेजिस्टेंसेस, यानी कि करंट हमारे पास 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, I1, I2 और I3। ठीक है बेटा, ये दोनों पॉइंट्स आपको क्लियर अच्छे तरह से हो जाने चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं जी, सीरीज के अंदर वोल्टेज इज डिवाइडेड अक्रॉस ऑल द रेजिस्टेंसेस, यानी कि V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल्स टू V। आप लोगों ने देखा पैरेलल के अंदर जो चीज़ डिवाइड हो रही थी वो था करंट। सीरीज के अंदर जो चीज़ डिवाइड होगी वो होगा वोल्टेज, क्योंकि हर रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग है। वोल्टेज अक्रॉस ऑल द रेजिस्टेंसेस आर डिफरेंट, देयरफॉर टोटल वोल्टेज इज द सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस ऑफ द रेजिस्टेंसेस। जबकि पैरेलल में आप कहते हैं वोल्टेज अक्रॉस ऑल द रेजिस्टेंसेस इज द सेम, यानी कि जब सबकी लेफ्ट साइड पॉजिटिव से अटैच है, सबकी राइट साइड नेगेटिव से अटैच है, तो फिर पोटेंशियल सबका सेम होगा। तो ये दोनों पॉइंट्स को आप लोगों ने अच्छी तरीके से पढ़ना है। आई रिपीट, सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारे पास करंट सेम होगा, वोल्टेजेस डिवाइड होंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारे पास वोल्टेजेस सेम होंगे, करंट डिवाइड होगा। नेक्स्ट चलते हैं जी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट से क्या मुराद है बेटा कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस हैं और हम उन सब को मिलाकर एक ऐसी रेजिस्टेंस बनाएं जिसका इफेक्ट उन सब के सम के बराबर होगा, उसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहते हैं। यानी कि द रेजिस्टेंस विच हैज़ अ कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेस विच आर कनेक्टेड इन अ सर्किट इज नोन एज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अगर आपको सीरीज कॉम्बिनेशन में बेटा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी पड़ जाए तो आप कैसे निकालेंगे? इसमें दो केस हैं। एक कि जितनी भी रेजिस्टेंसेस आपने लगाई हुई हैं उन सब की वैल्यूज सेम हो, और दूसरा कि सब की वैल्यूज डिफरेंट हो, ये भी हो सकता है। तो दोनों केस हम देखेंगे। अगर बेटा तमाम की वैल्यूज रेजिस्टेंसेस की सेम हुई, यानी कि मैंने जैसे कि ऊपर एग्जांपल में R1, R2, R3 लिखा, यानी कि R1, R2 और R3 ये तीनों की तीनों अगर सेम हैं तो मैं इन सब को फिर R बोल सकता हूँ ना। इस केस में बेटा हमारे पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है वो है NR। N यहाँ पर नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है, N यहाँ पर नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस है, और R यहाँ पर जो उस R की वैल्यू है 2 ओम 3 ओम जो भी उसने दी होगी। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बेटा अगर आपको पैरेलल में निकालनी पड़ जाए तो इस केस में अगर तमाम की वैल्यूज अगर सेम हैं तो फॉर्मूला बन जाता है R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R ओवर N। ये आप डायरेक्ट इसको याद कीजिए, ये आपने पहले भी पढ़े हैं, जस्ट आपको रिकॉल करवाया जा रहा है, ये मैट्रिक लेवल पर भी हैं जी। अब नेक्स्ट है जी, अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यूज अगर डिफरेंट केसेस में निकालनी पड़ जाए, यानी कि ऑल द रेजिस्टेंसेस आर डिफरेंट, यानी कि R1, R2, R3 तीनों बराबर नहीं हैं, सबकी वैल्यूज अलग अलग हैं, तो सीरीज के केस में बेटा इक्विवेलेंट का फार्मूला है सबका सम, और पैरेलल के केस में इक्विवेलेंट का फार्मूला है रेसिप्रोकल्स का सम। ठीक है बेटा, तो जितने भी आपके पास रेजिस्टेंसेस होंगे उनके रेसिप्रोकल्स का सम करेंगे। इसको सोल्व करने के बाद आपके पास 1 ओवर R इक्विवेलेंट आएगा, लेकिन इक्विवेलेंट निकालने के लिए आपको फिर एंड में जाके इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा ताकि आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाए। नेक्स्ट बेटा हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट होती है, यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी
इक्विवेलेंट की वैल्यू उससे भी ज़्यादा आएगी। मिसाल के तौर पर आप ये कर सकते हैं कि अगर हमारे पास R1 1 ओहम है, R2 हमारे पास 2 ओहम है, R3 हमारे पास 3 ओहम है, तो अगर मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालता हूँ तो मैं इन सब का सम करूँगा जो कि मेरे पास निकल आएगी 6 ओहम। तो आप देख रहे हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट आती है। सब में से ग्रेटेस्ट 3 ओहम थी ना, तो इससे भी बड़ी वैल्यू आएगी। बिल्कुल ऐसे ही बेटा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर आप पैरेलल में देखते हैं तो ये स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट आती है। प्रैक्टिस के तौर पर आप ये खुद कीजिएगा, मैं आपको वैल्यूज़ दे देता हूँ। आपने R1 की वैल्यू 1 ओहम लेनी है, R2 की वैल्यू आपने 2 ओहम लेनी है, R3 की वैल्यू आपने 3 ओहम लेनी है। इन सारी वैल्यूज़ को मेरा बेटा आपने इधर इधर और इधर सब्स्टिट्यूट करके सोल्व करना है, फिर एंड में रेसिप्रोकल लेना है ताकि इक्विवेलेंट निकलिएगा, और फिर आप मुझे बताइएगा कि क्या उसकी वैल्यू स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट आई है। यानी कि इसकी जब आप इक्विवेलेंट निकालेंगे तो इक्विवेलेंट की वैल्यू लेस देन 1 ओहम निकलेगी। ये आप देखिएगा, स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट। ये आपके लिए काम दे रहा हूँ, ये लाजमी कीजिएगा। नेक्स्ट बेटा जी, सीरीज कॉम्बिनेशन में एक एक्स्ट्रा काम है वोल्टेज डिवाइडर रूल। ये बेसिकली आपका 2-3 जगह पे इस्तेमाल होना है। एक इसी चैप्टर में हम लोगों ने पोटेंशियोमीटर का आर्टिकल पढ़ना है, वहाँ पर भी हम इसको यूज़ करेंगे, और दूसरा चैप्टर नंबर 18 में हम इसको पढ़ेंगे जब हम डायोड्स को पढ़ रहे होंगे, तो वहाँ पर भी हम इसको देखेंगे और यहाँ पर भी। तो ये रूल आपको पता होना चाहिए, बहुत ही आसान है। वोल्टेज डिवाइडर रूल ये है कि अगर मुझे स्पेसिफिकली सर्किट को देखकर रेजिस्टेंस का, एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस का वोल्टेज निकालना पड़ जाए, तो मैं क्या करूँगा जी। अगर मुझे पहली रेजिस्टेंस का वोल्टेज निकालना पड़ेगा तो उसका फार्मूला ये है, और अगर दूसरी का निकालना पड़ जाएगा तो उसका फार्मूला ये है। अब मतलब ये कैसे है, देखो बच्चों, फ़र्ज़ कर लो मेरे पास एक सर्किट है, उसके अंदर R1 ये है और R2 ये है, इसके साथ मैंने बैटरी V लगा दी है। ये मेरे पास V वोल्टेज है, दिस इज़ R1, दिस इज़ R2। अब मुझे इस R1 का जो वोल्टेज V1 है वो फाइंड करना है, और R2 का वोल्टेज V2 ये फाइंड करना है। तो मुझे अगर डायरेक्ट ये फाइंड करना है तो मैं क्या करूँगा बेटा, अगर मुझे V1 फाइंड करना है तो आप देखें V1 किसका पोटेंशियल है, R1 का पोटेंशियल है, तो उसकी वैल्यू लिखें ऊपर, ठीक हो गया, और उसकी वैल्यू को डिवाइड कर दें दोनों रेजिस्टेंसेस के सम से। यानी कि अगर फ़र्ज़ कर लीजिए ये मेरे पास है 1 ओहम, ये मेरे पास है 2 ओहम, ये मेरे पास है 2 ओहम, तो ये मेरे पास क्या निकल आएगा 1/1 + 2 यानी कि 3। अब ये V उसने आपको दिया होगा, लेट से ये, अब ये V जो है उसने आपको दिया होगा, लेट से ये V की वैल्यू जो है वो है 3 वोल्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 3 कर दूंगा, तो ये मेरे पास आंसर कट के क्या आ जाएगा 1 वोल्ट, ओके। और अगर आप V2 निकालें तो R2 की वैल्यू बेटा आपने ली है 2, नीचे आ जाएगा 3, मल्टीप्लाई बाय 3 कट के आंसर आ जाएगा 2 वोल्ट। और अगर 1 वोल्ट और 2 वोल्ट को आप ऐड करें तो आंसर कितना निकलता है 3 वोल्ट। तो मैंने आपको क्या कहा था, सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल पोटेंशियल 2 हिस्सों में डिवाइड होगा, ठीक है। तो देख लें 3 वोल्ट में से 1 वोल्ट ले गया है R1 और 2 वोल्ट ले गया है R2, लेकिन टोटल पोटेंशियल वही रहेगा। सो ये बात आप लोगों को एक एग्जांपल के तौर पर भी मैंने आपको सिखा दी। बिल्कुल ऐसे ही बेटा सीरीज़ में वोल्टेज डिवाइडर रूल लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि सीरीज़ में वोल्टेज डिवाइड होता है, करंट नहीं होता। पैरेलल में करंट डिवाइडर रूल लगेगा। क्यों होगा, क्योंकि पैरेलल में करंट डिवाइड होता है, वोल्टेज डिवाइड नहीं होता। इसलिए आपको वोल्टेज रूल पैरेलल में नज़र नहीं आता और करंट रूल सीरीज़ में नज़र नहीं आता। तो करंट रूल क्या है जी, करंट रूल ये है, अगर आपको जैसे यही आपके पास सर्किट है और आपको करंट निकालना पड़ जाए, तो फिर जिसका करंट आप निकाल रहे हैं, अब उसमें वैल्यू ऊपर नहीं आनी, वो नीचे आनी है। इसको ज़रा इस वोल्टेज के साथ कंपेयर करके देखें। वोल्टेज में जिसका वो वोल्टेज निकालना था उसकी रेजिस्टेंस ऊपर आ रही थी, करंट में जिसका करंट निकालना है उसकी रेजिस्टेंस नीचे आनी है। तो ये, और ऊपर क्या आना है, टोटल रेजिस्टेंस। ऊपर क्या आना है, टोटल रेजिस्टेंस। टोटल आपके पास यानी कि R1 और R2 जो भी होगी, और ये वोल्टेज जो आपने उसको फाइंड करना है। मिसाल के तौर पर अब यहाँ पर आप एग्जांपल देखें जो हमने कंसिडर की है, हमारे पास जो टोटल रेजिस्टेंस है वो है 3,
और हमारे पास जो R1 है वो हमारे पास है 1, मल्टीप्लाई कर दें वोल्टेज यानी कि 3 के साथ, तो टोटल कितना हो गया 9 एम्पेयर। ठीक है, अब 9 एम्पेयर करंट जो है वो R1 में से गुजर रहा है। अब इसी तरह आप बेटा जी I2 फाइंड करके देख लें। I2 में क्या होगा, हमारे पास R टोटल हमारे पास कितनी है जी 3 है, और हमारे पास R2 कितनी है जी, वो हमारे पास 2 है, नेट वोल्टेज कितना है 3, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 3 3 ज़ा 9, 9 डिवाइड बाई 2 यानी कि 4.5। अब आप देख रहे हैं इसके अंदर 9 है और इसके अंदर 4.5 है, यानी कि इसका हाफ है, और हाफ ही बनता है क्योंकि R2 रेजिस्टेंस R1 का डबल है। तो रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो करंट की वैल्यू क्या होनी है, कम होनी है। तो अगर आपने डबल रेशो से बढ़ाया है तो करंट डबल रेशो से कम हो जाएगा। तो ये आप इसका प्रैक्टिकल प्रूफ भी देख रहे हैं, जो हम पीछे बातें करके आए हैं वो सारी बातें आपने यहाँ पर प्रैक्टिस भी की हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आज का आर्टिकल था। एक आर्टिकल हमारा रह गया टाइम में कमी की वजह से, इंशाल्लाह हम वो आर्टिकल नेक्स्ट लेक्चर में शामिल कर लेते हैं। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स अच्छे तरीके से इसको पढ़िए, और ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज़ कॉम्बिनेशन है, ये बड़े मज़े के आर्टिकल हैं, ये लाजमी कीजिएगा क्योंकि इस चैप्टर का न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 3, उसमें ये इस्तेमाल होना है वोल्टेज डिवाइडर रूल, मैंने वहाँ पे यूज़ करना है। तो इसको अच्छे तरीके से आप इसे याद कीजिएगा, और जो भी प्रॉब्लम्स आएँ वो हमें लाजमी पूछिए। लास्ट में जाते जाते मैं बता दूं बेटा कि कमेंट्स जो आपके पीछे से आ रहे हैं उनके जवाबात दिए जा रहे हैं, और बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप हमें बहुत पॉजिटिव रिस्पांस दे रहे हैं। इंशाल्लाह ऐसे ही आपको रिस्पांस मिलता रहेगा, और हम भी उम्मीद करते हैं आप भी हमें वैसे ही रिस्पांस देंगे। अपने टीचर को इजाज़त दीजिए, अपना खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।